नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आनंद। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और जगत में भी कुछ झलकियां, फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों के। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। देश की नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 हुई जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 का किया अनावरण। नई विदेश व्यापार नीति के तहत रुपए के इंटरनेशनल ट्रेड को दिया जाएगा बढ़ावा। वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात $760 बिलियन को पार करने का अनुमान। इंदौर के मंदिर हादसे में 36 लोगों की मौत, 16 घायल। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का बचाव एवं राहत अभियान जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की जांच के दिए आदेश। अस्पताल में घायलों से मिलकर जाना हालचाल। G20 देशों के बीच बैठकों का दौर जारी। गांधीनगर में आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। वहीं चंडीगढ़ में कृषि और केरल के कुमारकोम में वैश्विक चुनौतियों पर हो रही है सदस्य देशों के बीच चर्चा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। हश मनी मामले में चलेगा आपराधिक मुकदमा। ट्रंप ने खुद को बताया निर्दोष। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ ही आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से होगी शुरुआत। 52 दिन चलने वाली लीग में 10 टीमों के बीच खेले जाएंगे 74 मैच। 28 मई को होगा विजेता का फैसला। मैड्रिड मास्टर्स में 2 भारतीय खिलाड़ियों ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। महिला एकल में पीवी सिंधु ने अंतिम 8 में किया प्रवेश। पुरुष एकल में साई प्रणीत को हराकर किदाम्बी श्रीकांत भी क्वार्टर फाइनल में। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय का कहना है कि वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात $760 बिलियन को पार करने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि विदेश व्यापार नीति 2023 रुपए में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई वर्षों से विदेश व्यापार नीति का इंतजार था। उन्होंने कहा कि कोविड और यूक्रेन में जारी लड़ाई की वजह से कुछ देर जरूर हुई है, लेकिन सरकार की अप्रोच इस मामले में लचीली रही है और समय के अनुसार पॉलिसी में बदलाव भी हो सकते हैं। जो अलग अलग निर्णय लिए उसको फॉर्मलाइज किया जाए पॉलिसी के माध्यम से। इस बार 2 या 3 वर्ष के बाद शायद पॉलिसी आ रही है कोविड और ये यूक्रेन सिचुएशन के कारण, लेकिन अच्छी नई चीजें इसमें जुड़ी हैं जिससे आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो आपने गत वर्षों में देखा होगा, इस सरकार में काम करने के ढंग में लचीलापन है। किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सके समस्याओं को, या जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसको हम किस प्रकार से समय समय पे उसके हिसाब से बदलाव भी कर सके। एज दे से नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ और द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्रीवियस स्पीकर्स और alluded टू। पीयूष गोयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई संकटों के बीच भारत के निर्यात के लिए मौजूदा वर्ष अच्छा रहा है। धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। ये वर्ष फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है। मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं, तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आजादी के अमृत महोत्सव के साथ।
फिर देखते देखते जब फरवरी आया तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो निर्धारित विदेशी व्यापार के लक्ष्य को भी पार कर जाएंगे। आप सबके अथक प्रयासों से और भगवान के आशीर्वाद से मुझे लगता है हम उसको भी अब थोड़ा पार ही कर देंगे और शायद 65 या 70 तक जाने की भी संभावना आंकड़ों से दिखती है। आज का दिन बाकी है और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के भी नंबर्स थोड़े देर से आते हैं, पर इस सबको देखते हुए लगता है कि अगर हम हिम्मत करें और मिलके हिम्मत करें तो मुझे लगता है कि हम में से कोई व्यक्ति एवरेज परफॉर्मेंस वाला नहीं है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विशाल, विदेश व्यापार नीति के डॉक्यूमेंट का पहली बार आना, इसके मायने क्या है? इस डॉक्यूमेंट के होने से क्या एक बड़ा फर्क पड़ेगा पूरे विदेश व्यापार को लेकर? देखिए हरेंद्र, 3 साल से इंतज़ार था इस डॉक्यूमेंट का और आपको मालूम है कि पिछले कुछ साल पूरी दुनिया के लिए अच्छे नहीं रहे। पहले तो कोविड पैंडेमिक और उसके बाद रूस यूक्रेन की लड़ाई, लेकिन बावजूद इसके जो आज डॉक्यूमेंट आया है हमारा फॉरेन एक्सपोर्ट पॉलिसी का, वो एक बहुत ओपन एंडेड डॉक्यूमेंट है। यानी कि आप जो है उसके अंदर अपने सुझाव भी दे सकते हैं और उसके अंदर रिवीजन भी हो सकता है। और ये अच्छी बात है कि इंडस्ट्री को साथ लेकर चलने वाला ये डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आपने सुना, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि देर से ही सही लेकिन बावजूद चुनौतियों के ये डॉक्यूमेंट आया है और जो खुशखबरी हमारे लिए $760 बिलियन का, जिसको हम इस बार अचीव कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट पीरियड रहा है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद कुछ सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा किया है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और ख़ास तौर से टॉय मेकिंग में 88% का ग्रोथ दर्ज किया गया है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो इस बार हमारा जीडीपी 6.1 है और अगले साल 6.4 का प्रोजेक्शन रखा गया है। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो कंपैरेटिव इकोनॉमीज़ का पर नज़र डालते हैं तो IMF का प्रोजेक्शन है कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है और गर्व की बात भी है। हम बात करते हैं कि कैसे ये हमारे जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है किस तरह से प्रभाव डाल रही है और इसमें क्या नयापन है, क्योंकि एक्सपोर्ट पॉलिसी पहले भी आ चुकी है, फॉरेन एक्सपोर्ट पॉलिसी पहले भी बनती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह के चेंजेस आए हैं, तो उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि अब हम फॉरेन मिशंस जो हैं हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं और लगातार मीटिंग जारी है। 15 अगस्त 2021 को जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को ये कहा था कि यही समय है, सही समय है, और इसको लेकर ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि जो NRIs बाहर बसे हुए हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है और साथ में इंडियन मिशंस, उनका एक अहम योगदान रहेगा और अहम उनका रोल रहेगा कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाएं। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2030 तक हमारा जो ट्रेड एंड गुड्स दोनों को 1 ट्रिलियन तक ले जाना है और तभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम टच कर पाएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि अमृतकाल में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने हमें 200 सालों तक गुलाम बना के रखा, और अब हम तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। विशाल, एक चीज़ पे आपका जवाब चाहूँगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड पर फोकस साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है हमारे इकोनॉमी के लिहाज से। इसको किस तरीके से आप आसान भाषा में समझाएंगे हमारे दर्शकों को? अरिंदर, ये एक देखिए, जब टेंशन होती है इंटरनेशनल एरिना में तो डॉलर को लेकर काफ़ी ऊंचा नीचा हो जाता है, उससे हमारे फ्यूल प्राइसेस भी अफेक्ट होते हैं और हमारा जो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स है वो भी सफ़र करता है। तो अब जो भारतीय रुपए के अंदर जो हम करेंगे, जिसके लिए एक बाकायदा पॉलिसी बनाई गई और उस पर बहुत फोकस किया गया, क्योंकि इंडस्ट्री की बहुत लंबे वक्त से डिमांड थी कि आप इस पर थोड़ी सी नज़र रखें कि किस तरह से हमारी करेंसी तय करेगी कि हम किस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसको लेकर ये एक बहुत अच्छी जो पॉलिसी इसमें ये बताया गया है। और इतना ही नहीं, हमारे 39 ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, उसमें 4 नए डिस्ट्रिक्ट भी जोड़े गए हैं, जिसके अंदर वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है।
तो ये मुरादाबाद है, तो ये तमाम फरीदाबाद है, तो ये तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको पर फोकस किया जाएगा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का, लोकल टू ग्लोबल, उस पर भी एक्सपोर्ट्स की नज़र रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर आज का डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छा है ट्रेड एंड इंडस्ट्री की नज़रिए से, और भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर एक बार मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था, यही समय है, सही समय है, और 25 साल ये तय कर देंगे कि 2047 में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन है चाइना के साथ, और चाइना इस बात पूरी नज़र रखे हुए है कि हम किस तरह से हमारा ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, हमारा मर्चेंडाइज और सर्विसेज बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें एक तरह से सुकून भी देती हैं कि हमने डिफ़िकल्ट पीरियड के अंदर भी अच्छा किया, और आगे के लिए जो टारगेट है, क्योंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री छोटे मोटे टारगेट्स नहीं रखते हैं, वो लंबी छलांग लगाने में विश्वास रखते हैं, और आप सबका सहयोग, इंडस्ट्री का सहयोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत शुक्रिया विशाल, हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरों। वो खबर एमपी से। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के बावड़ी की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 36 हो गई है, जबकि 16 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति अब भी लापता है। मौके पर बचाव अभियान लगातार चल रहा है। घायलों से मिलने आज राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस हादसे से जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। इसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके लिए महू से सेना की एक टीम बुलाई गई है, जिसमें 75 जवान शामिल हैं। आदेश दी है, मजिस्ट्रियल जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी, और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है, और राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कुआं बहुत पुराना और गहरा था, जिस कारण बचाव काम में समय लग रहा है। लगातार पानी आ रहा था, जिसे निकालने की कोशिश चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अभी तक 35 ऐसे लोगों का मृत्यु का पुष्टि हुई है, एंड मिसिंग पर्सन का लिस्ट में एक पर्सन का अभी मिसिंग आ रहा है। आर्मी की लगभग आई थिंक 75 लोग आए थे, एंड एनडीआरएफ की टीम के अभी लोग थे, एसडीआरएफ की टीम पे थे 15 50 और 75 इस प्रकार के 140 के आसपास लोगों ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और ये बहुत पुराना कुआं है, उसमें काफ़ी सिल्ट भी है, काफ़ी सारा मटेरियल्स भी, जैसे कि कुआं कवर्ड था, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर फर्शी पत्थर से लेकर सब कुछ अंदर गिरा हुआ था। उसके बीच में रेस्क्यू ऑपरेशंस करना पड़ा। इंदौर के पुलिस आयुक्त मकरंद देओस्कर ने कहा है कि हादसे में एक व्यक्ति लापता था, उसका शव बरामद कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों से जो सूची हमें मिली थी उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी हम बचाव कार्य चला रहे हैं, जिससे कहीं कोई फंसा ना रह जाए। अभी जो इस हादसे में जो आखिरी गुमशुदा व्यक्ति थे, उनका शव रिकवर हो गया है, परंतु अभी थोड़ी देर और ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, और किसी संभावना को इनकार करने के लिए कुछ देर और जारी रहेगा।
और हमारे सहयोगी संवाददाता दीपक जैन इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक, इस वक्त का अपडेट क्या, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिस एक व्यक्ति की तलाश की बात की जा रही थी, क्या अब उस व्यक्ति का शव मिलने के बाद में किसी के भी अब वहां पर फंसे होने, ट्रैप होने की संभावना अब लगभग खत्म हो गई है? बिल्कुल आर्यन, जिस तरीके से जो संभावना है वो तो खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन बिल्कुल कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए जो सर्च ऑपरेशन है उसे अभी कुछ देर के लिए और चलाया जा रहा है। जो मलबा है उसे निकालकर चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं था जिसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी नहीं थी, या उसकी जो लापता की सूची थी उसमें कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। इसलिए जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। विशेष तौर पर देखें तो जो अंतिम व्यक्ति था, जो सुनील सोलंकी, जिनके शव की बात की जा रही थी, काफी लंबा समय लग गया, लगभग पूरा 24 घंटे इस पूरे हादसे के बाद, 24 घंटे बाद उनका जो शव है वो काफी गहरे मलबे से निकाला गया है। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा था, और रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते चलते कई बार जो मलबा है बाहर निकालने के बाद वापस पानी जो है उसमें भर जाया करता था, तो उसके कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें काफी देरी हुई है। तो इस तरीके से देखें तो अब जो जितने व्यक्ति थे उनके शवों को तो बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी भी कोई कमी छोड़ी नहीं जा रही है। जी दीपक, जो 16 लोग घायल हैं उनके इस वक्त क्या अपडेट है, उनकी स्थिति को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, इंदौर के 2 अस्पताल हैं, एक तो एमवाई अस्पताल है और एक निजी अस्पताल है। वहां पर सभी का इलाज जो है वो जारी है। आज सुबह की अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सभी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और जो तुलसी सिलावट है जो मंत्री, वो तो कल से ही उनको ये निर्देश दिए गए थे कि आप सभी घायलों को देखें, किसी भी घायल की जो स्थिति है उसको अगर ऐसा लगता है कि कहीं और रेफर करने की जरूरत है तो तुरंत उसे रेफर किया जाए। इसके अलावा किसी के इलाज में कोई कमी ना रहे, इन सब चीजों के निर्देश उन्हें दिए गए थे, और ऐसा ही हो रहा है। सभी जो 16 व्यक्ति हैं उनका इलाज जो है वो जारी है। शुक्रिया दीपक, इस अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया आपका। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। मिड डे प्राइम में कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद खबर यूपी से। कानपुर में बांस मंडी हमराज मार्केट के बगल के एक टावर में बीती रात भीषण आग लग गई। देर रात हुए इस हादसे में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करने में जुटी हुई हैं। इस हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग से तबाह हो गए हैं। हमराज मार्केट उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रेडीमेड होलसेल के बाजार में से एक है और उसका महत्व काफी ज्यादा है व्यापारिक गतिविधियों के लिहाज से। वहीं कानपुर में देर रात लगी इस आग को अग्निशमन विभाग ने नियंत्रण में ले लिया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक सूचना नहीं है। वहीं कानपुर नगर के जिलाधिकारी विशाल जी अय्यर ने कहा है कि आग पर काबू पाने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अभी भी धुआं निकल रहा है। उन्होंने नियंत्रित करने के लिए एक योजना बनाई है। हमारे पास, उन्होंने कहा कि पर्याप्त संसाधन मौजूद है और हम आग पर काबू पा लेंगे।
फायर टेंडर्स जितने भी हमारे पास मौजूद है जनपद में, उसे सबको सब हमें मोबिलाइज करना है ताकि इफेक्टिवली जो फायर को कंट्रोल करने में हम लोग सफल रहें। तो इसमें हम लोगों ने एयरफोर्स से, COD से, आरमापुर और हमारे तमाम इंडस्ट्रीज से भी हम लोगों ने अनुरोध किया और सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस देते हुए अपने अपने फायर टेंडर्स को भेजा है। और हमारे पुलिस के और फायर सर्विस की जो टीम ने लगातार काम करते हुए लगभग सुबह 6:30 बजे के आसपास इन सारे लोगों के सहयोग से इसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। अभी भी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि स्मोक निकल रही है, तो धीरे धीरे अभी उसको एक जो कि एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, वो धीरे धीरे उसको कंट्रोल में आने के लिए फायरफोर्स की टीम ने स्ट्रैटेजी बनाया है और जितने संसाधन हमें आवश्यकता है उसकी पर्याप्त संसाधन हमारे पास मौजूद है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म हो चुका है। नगर विकास मंत्री के शर्मा ने नगर निगम की आरक्षण सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में करीब 762 नगर निकायों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें नगर निगम की 17, नगर पालिका परिषद की 199, बाकी शेष नगर पंचायत की सीटें हैं। राज्य की 544 नगर पंचायतों की सीटों के आरक्षण की लिस्ट भी जारी हो गई है। हालांकि इस आरक्षण लिस्ट में बस्ती जिले की पंचायत भानुपुर को शामिल नहीं किया गया था, जो एक याचिका के कारण शामिल नहीं की गई है। इस लिस्ट पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। वहीं OBC आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद यूपी निकाय चुनाव के लिए महिलाओं के लिए कुल 288 सीट आरक्षित है, जिसमें OBC को कुल 205, SC की कुल 110, ST को कुल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। आइए जानते हैं कि लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर समेत 7 नगर निगम की सीटों में कौन सी सीट किसके लिए आरक्षित की गई है। आगरा नगर निगम की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है और झांसी नगर निगम की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। शाहजहांपुर नगर निगम और फिरोजाबाद नगर निगम की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। सहारनपुर नगर निगम और मेरठ नगर निगम की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, तो वहीं लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद नगर निगम सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली और मुरादाबाद और गोरखपुर नगर निगम सीट अनारक्षित के लिए रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेना की 3 दिवसीय मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इसमें CDS, तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित सेना के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। कमांडर कॉन्फ्रेंस को सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें भारतीय सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता सहित अन्य विषयों पर चर्चा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 अप्रैल को भोपाल में भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। अपने भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है भोपाल में 30, 31 और 1 तारीख को, और इस कॉन्फ्रेंस में CDS भी आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख आ रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री
श्रीमान राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। शनिवार को सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। भोपाल से शताब्दी से सफर करने वाले यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन के चलने से समय की बचत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने और वंदे भारत ट्रेन के सफर को लेकर छात्रों में बहुत उत्साह है। मैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमें पता चला कि 1 तारीख को वो हरी झंडी दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी हमें बहुत खुशी हुई। जब हमें पता चला कि हम उनके साथ होंगे उस समय, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी हुई। मैं सबसे पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत इतना बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमें दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस, मैं 1 अप्रैल को वहाँ जाकर उसको अपनी लाइव अपनी आंखों से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर शनिवार का दिन भारत की तीनों सेनाओं के लिए खास तो होगा ही, साथ ही देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का हाई स्पीड ट्रेन का सपना भी साकार होगा। भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। रेलवे के आधुनिकीकरण की तस्वीर इस रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही करीब 16 महीने पहले इस स्टेशन को देश की जनता को समर्पित किया था और अब शनिवार को जब प्रधानमंत्री इस स्टेशन पर देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे तो इस स्टेशन की शान में एक सितारा और जुड़ जाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर की मनसा नगर पालिका की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल हुए। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई अन्य गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प के बाद सियासी तापमान चढ़ गया है। हावड़ा के शिवपुर इलाके में कल जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां पथराव कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों की ओर से हुए पथराव के बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश होने लगी। इसके बाद आरएएफ को तैनात किया गया। फिलहाल हावड़ा के शिवपुर इलाके में दहशत और तनाव महसूस किया जा रहा है। रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामे के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। बीजेपी ने इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालते वक्त सावधानी बरती जाए। से हावड़ा की घटना को लेकर जो बातें कहा जा रहा है, ये पूरी तरह झूठी बात है। रॉन्ग रूट की कोई बात ही नहीं। हावड़ा मैदान तक प्रोग्राम का परमिशन था, कमेटी ने परमिशन किया था, रामनवमी उद्यापन कमेटी ने, और हावड़ा मैदान तक जाने का वही एकमात्र रूट है। ममता बनर्जी ने रॉन्ग रूट का कंसेप्ट सुबह से ही सोशल मीडिया और उनका जो धरना मंच है वो दोनों जगह से ये तय कर दिया था कि किसी भी मुस्लिम इलाके में से अगर ये जुलूस जाएगा तो रॉन्ग रूट है। और भारतवर्ष में ऐसा दिन आ गया कि रामनवमी का जुलूस लेकर आप किसी एरिया में जा सकेंगे, किसी दूसरे एरिया में नहीं जा सकेंगे। और ममता बनर्जी ने खुद उस्काया लोगों को, मुस्लिम लोगों को, फेनाटिक मुस्लिम में जो है सब नहीं, तो उस फेनाटिक मुस्लिम लोगों को उस्काया कि रामनवमी की जुलूस के ऊपर हमला किया जाए। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, जिस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी तमाम राजनीतिक गलियारों में, वही कल तस्वीरें देखने को मिली हावड़ा में, खास करके अगर बात की जाए, और अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप साफ तौर पर चलता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पे, ममता दीदी पे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सही में दुख इस बात की है कि पूरे देश में रामनवमी मनाया गया कल,
लेकिन आखिर तक पूरे देश में फ्रंट पेज में खबर हावड़ा की जो बंगाल की है, ये हमारे लिए काफी दुख भरी कहानी। इसी के बारे में कई बार हमने चर्चा किया है कि जब भी कुछ इस तरह की हो जाते हैं तो फ्रंट पेज पूरी तरह से बंगाल से होता है, चाहे वो सीए एनआरसी हो, चाहे वो बीजेपी की किसी नेता की किसी बयान हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बंगाल हर बार फ्रंट पेज में आप पहुंच जाते हैं। तो ये जो स्थिति है ये आज का नहीं है, ये वाम मोर्चे की समय से ऐसा स्थिति बन के रह गया है। और काल जैसे हमको लगा कि चीफ मिनिस्टर को बेचैनी जैसा हो रहा था कि क्यों नहीं कुछ हो रहा है, क्यों नहीं कुछ हो रहा है। इस तरह से बोलना ठीक नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं था उनको अपने धरना मंच से इस तरह की बयान देने का कि जो जगह पे कोई किसी धर्म विशेष की मेजॉरिटी है तो वहां से रामनवमी का जुलूस ना जाए। ऐसा पूरे देश में किसी संविधान में लिखा नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। और पुलिस आराम से वहां पे, जैसे सुकांत मजुमदार ने बताया कि उन्होंने पुलिस की तरफ से वहां पे परमिशन भी दिया गया था। तो फिर आखिर तक जब ये हो गया तब लगता है कि बंगाल में लोगों को सुकून आया कि हाँ देखिए फिर से बंगाल किसी ना किसी कारण से पूरे देश का फ्रंट पेज पे तो आ गया, पूरे मीडिया का पूरे दिन का सब्जेक्ट बन गया। ये दुख की बात है बंगाल के लिए। जब तक हम लोग इस तरह से इस स्थिति से ना निकल पाए तो आर्येंद्र हम तो बताएंगे कि ये काफी हमारे लिए दुखद बात है। बिल्कुल, आपके लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी दुखद बात है कि इस प्रकार की तस्वीरें हम सबको विचलित करती हैं। सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए, इस प्रकार का जो एक आपसी तनाव है वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल शुक्रिया प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए जांच एजेंसी एटीएस को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच एटीएस ने मामले को संवेदनहीन तरीके से लिया और जांच एजेंसियां अपने कर्तव्य पालन में असफल रही हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि एटीएस के अफसरों ने न केवल जांच में ढिलाई बरती बल्कि पूरी कार्रवाई त्रुटिपूर्ण और घटिया रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही अदालत ने एक आरोपी को घटना के समय नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय को भेज दिया है। और हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपियों की अपीलों और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिया है। खास बात यह भी है कि एटीएस की जांच में लापरवाही पर खुद कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट भी नाराज नजर आ रहे हैं। जिनकी मौतें हुई हैं घरों में, उनको भी तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें आरोपी मिलते नहीं हैं जो ऐसे घिनौने अपराध करते हैं। जब मिल जाते हैं, लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएं। मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से सरकार को उसमें अपील दायर करनी चाहिए और दोबारा से नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, एविडेंस है, उस सबको इकट्ठा कर न्याय मिले लोगों को। अगर न्यायपालिका के साथ न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करना पड़ेगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है। हम सबको याद है जब ब्लास्ट हुए थे इतने लोगों की जान गई और फिर आरोपी को पकड़ा गया, इतने साल तक केस चला, लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना और उन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, तो सज़ा कम होना एक बात होता है या उसमें असहमति होना एक बात होता है, लेकिन उनको सबूतों की वजह से रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगा कि जो जज ने सुनाया था वो भी पीड़ित थे। जो मैंने जो उनका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा है कि वो भी नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, लेकिन अगर एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, ढंग से उसको पुख्ता रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर जाँच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री जो भी है, इसमें तो जाँच करनी पड़ेगी और संबंधित लोग, अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
तो कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट राजस्थान से आते हैं और राजस्थान की ही जो कांग्रेस सरकार है उसके काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर एजेंसियां सही से काम क्यों नहीं करती, जो दोषी हैं उनको छोड़ने की स्थिति क्यों आती है। तो वहीं राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ भी निजी स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। डॉक्टर्स के सामूहिक अवकाश पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इससे पूरे प्रदेश में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल में राज्य भर में मेडिकल कॉलेजों के करीब 4500 छात्र और प्रोफेसर शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल रोगियों के लिए फायदेमंद नहीं है। इस बिल से प्राइवेट मेडिकल संस्थानों पर नौकरशाही का नियंत्रण बढ़ेगा और प्राइवेट अस्पतालों की हालत भी सरकारी अस्पतालों जैसी हो जाएगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने इस मामले में केस का विवरण और गवाहों के कई बयान भी प्रस्तुत किए थे। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले के मामले में ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया हुआ है। राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। दम घुटने से एक घर में एक परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त डीसीपी संध्या स्वामी ने कहा है कि कमरे में सभी लोग मच्छर भगाने वाले मॉर्टिन का कॉइल जलाकर सोए हुए थे और कमरा बंद होने की वजह से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठा हो गई, जिस कारण से शायद 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 6 people were breathing during the time of rescue, but when they were taken to the hospital, then they were declared dead. Including the 6 people included 4 adults, 1 female, and 1 toddler, 1.5 years of age, male baby, and 2 people are critically injured. उसमें से एक 15 साल की लड़की है, सोनी नाम है, एक 30 to 35 year old male है। They are under treatment right now. ग्राउंड फ्लोर में जो एक लेडी है जो नीचे रहती थी, उसने मॉर्टिन जलाया अराउंड 6 o'clock एंड उस मॉर्टिन से बेड पे शायद आग पकड़ लिया और उसके बाद वो फैल गया। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए तत्काल 25 फायर टेंडर को रवाना किया गया। घटनास्थल पर पहुंची 25 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। सुरक्षा के लिहाज से आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया है। वहीं हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हरियाणा के पंचकुला के आसमा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में आज सुबह भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। देश की जीवंत और समृद्ध विरासत दुनिया भर में प्रदर्शित करने के लिए प्रसार भारती और फ्रांस मीडियाज मोंड के बीच आज एक करार किया गया है। फ्रांस के सार्वजनिक प्रसारक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हुए हस्ताक्षर से डीडी इंडिया चैनल की पहुंच दुनिया में बढ़ेगी। इस एलओआई पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और फ्रांस मीडियाज मोंड के चेयरमैन और सीईओ मैरी क्रिस्टीन सारागोसे ने हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल फ्रांस 24 इंग्लिश FMM द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिसके पास भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्रसारण लाइसेंस है। आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार है। स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए आवश्यक है कि उचित आहार का सेवन किया जाए। आइए समझते हैं कि मिलेट्स से हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या-क्या फायदे हैं। स्वस्थ जीवन के लिए आहार का विशेष महत्व है। हम क्या खाते हैं, इससे निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वास्थ्य को बेहतर रखने और सेहतमंद रहने के लिए बेहद उपयोगी हैं मिलेट्स। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज फाइबर, खनिज और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को सही पोषण प्रदान करता है। आयुर्वेद में मिलेट को मोटा अनाज, क्षुद्र धान्य या कुधान्य कहते हैं। मिलेट
ये पोषक तत्वों का खजाना है। इससे बने व्यंजन में हाई फाइबर कंटेंट होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होता है और न्यूट्रिशनल कंटेंट भी ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में इसको गुरु, वृक्ष और कफ को कम करने वाला और मोटापे को कम करने वाला कहा गया है। सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती चेतना के कारण मिलेट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर अनाज की मांग तेजी से बढ़ रही है। मोटे अनाज कई तरह के व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं। मिलेट्स का सेवन करने से कई स्वास्थ्य लाभ हैं। मिलेट्स शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, आंतों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं मिलेट्स। स्वस्थ हृदय के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वजन नियंत्रित रखने में उपयोगी होते हैं मिलेट्स और बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, इन सब में मोटे अनाज से बने व्यंजनों को लेना चाहिए। हर प्रदेश के अनुसार और ऋतु के अनुसार मिलेट से बने व्यंजन भिन्न होते हैं और वहाँ रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं उनको उसी के अनुसार अपने खान पान में कम से कम एक बार इसका समावेश करना चाहिए। हर कोई मोटे अनाज से बना खान पान जरूर ले और अपने आप को स्वस्थ और खुश रखें। आहार में स्वाद के साथ पोषण का भी विशेष ध्यान दें। आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार मिलेट्स का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए उत्तम आहार माना गया है। अपने आहार में मिलेट्स को शामिल करें जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और आपका स्वास्थ्य बेहतर बने। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब देखते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इंदौर के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज इंदौर से शारजाह की फ्लाइट शुरू हो रही है। यह फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन चलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि 2013-14 में इंदौर से सिर्फ 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था और आज इंदौर 24 शहरों के साथ जुड़ चुका है। आज वो शुभ दिवस आ चुका है। एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हफ्ते में 3 दिवस आज से ये कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है। एयर इंडिया का विमान इंदौर को शारजाह के साथ जोड़ेगा और अब जो इंदौर 2013-14 में केवल 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज वही हमारा इंदौर 24 शहरों के साथ जुड़ चुका है। और अब देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर खेल के मैदान की बात की जाए तो? शुक्रारेंद्र, सबकी नजर आईपीएल पर आज लगी रहेगी। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी और पहला मैच इस सीजन का आज खेला जाएगा। उसी की सबसे पहले बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण का आज से आगाज हो रहा है। लीग के पहले मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस बार के आईपीएल में कई नए नियम मुकाबलों को और भी रोमांचक बनाएंगे। वहीं 2018 के बाद पहली बार उद्घाटन समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण की आज से शुरुआत होने जा रही है। उद्घाटन समारोह अहमदाबाद में मोटेरा स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। 2018 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब आईपीएल टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा।
लीग का पहला मुकाबला गत विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। गुजरात टाइटंस टीम की कप्तानी पिछले सीजन की तरह इस बार भी हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी का जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी 10 टीमों को 2 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप मैचों की समाप्ति के बाद 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। इस बार कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। मैच का आयोजन 52 दिनों तक 12 जगहों पर होगा। इस बार भी सभी 10 टीमें 7 मैच अपने घर पर और 7 मैच घर के बाहर खेलेंगी। इस दौरान 18 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार गुवाहाटी धर्मशाला को भी आईपीएल मैच आयोजित करने का मौका मिल रहा है। धर्मशाला पंजाब किंग्स और गुवाहाटी राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड होगा। आईपीएल को और भी रोचक बनाने के लिए इस बार कुछ नए नियमों को लागू किया गया है। इनमें इम्पैक्ट प्लेयर नियम को पहली बार शामिल किया गया है। इस नियम का मतलब है कि मैच के दौरान प्लेइंग 11 में से किसी एक प्लेयर को बाहर कर उसकी जगह नया खिलाड़ी शामिल करना है। इसके लिए दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस के दौरान प्लेइंग 11 के अलावा 4 खिलाड़ियों के नाम और बताने होंगे। इनमें से ही कोई एक प्लेयर बदला जा सकता है। इस बार वाइड और नो बॉल के लिए डीआरएस का प्रयोग किया जाएगा। हाल में संपन्न हुए विमेंस प्रीमियर लीग में वाइड और नो बॉल के लिए डीआरएस का इस्तेमाल हुआ था। स्लो ओवर रेट के लिए ऑन फील्ड पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी के बाद 30 गज के बाहर सिर्फ 4 फील्डर रह सकते हैं। अनफेयर मूवमेंट करने पर डेड बॉल होगी। आईपीएल 2023 में मैच के दौरान विकेटकीपर समेत टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर गेंद डालने से पहले अनफेयर मूवमेंट करता है तो गेंद को डेड बॉल घोषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बैटिंग कर रही टीम को पेनल्टी के रूप में 5 रन भी दिए जाएंगे। लीग मैच के दौरान सभी टीमें कुल 14 मुकाबले खेलेंगी। इनमें से 7 होम स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि अन्य 7 दूसरी टीम के होम ग्राउंड पर खेले जाएंगे। इसके बाद 24 से 27 मई तक प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं 29 मई को आईपीएल 2023 का फाइनल खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो आज शाम 6 बजे आईपीएल के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 7:30 बजे से इस सीजन का पहला मैच शुरू होगा। बात करते हैं बैडमिंटन की। मैड्रिड मास्टर्स में 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। पुरुष एकल वर्ग में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने आसान जीत के साथ अंतिम 8 में प्रवेश किया। श्रीकांत ने अपने ही देश के साई प्रणीत को शिकस्त दी। इस मैच में किदाम्बी श्रीकांत ने साई प्रणीत को 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और मैड्रिड मास्टर्स में ही महिला एकल वर्ग के पहले दौर के मुकाबले में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में इंडोनेशिया की कुसुमा वरदानी को 21-14, 21-16 से शिकस्त दी। तो आज भारत के दोनों खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। और अर्जेंटीना की विश्व विजेता टीम के कप्तान लायनल मेसी का दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल फेडरेशन के म्यूजियम में एक स्टैचू लगाया गया है। उनका ये स्टैचू दक्षिण अमेरिका के 2 महान फुटबॉलर्स डिएगो मैराडोना और पेले के बगल में लगाया गया। इस म्यूजियम में मेसी का जो स्टैचू लगाया गया है उसमें वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रेप्लिका थामे नजर आ रहे हैं। इस स्टैचू का अनावरण साउथ अमेरिकन फेडरेशन म्यूजियम के कार्यक्रम के दौरान किया गया। 35 वर्षीय मेसी ने हाल ही में दिसंबर में कतर में आयोजित वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को 36 साल बाद दूसरी बार विश्व चैंपियन बनाया था। मेसी अपने देश के लिए अब तक 102 गोल कर चुके हैं। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें और अब वापस चलते हैं आरिंदर के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमसे साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दिक्कत होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पोप फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रिचर्ड को अमेरिकी सेनेट ने स्टेट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसोर्स का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया है। इसे अमेरिकी सरकार का काफी शक्तिशाली पद माना जाता है। इसे स्टेट डिपार्टमेंट का सीईओ भी कहते हैं। अमेरिकी सीनेट ने रिचर्ड के नाम पर 67 के मुकाबले 26 मतों से सहमति जताई है।
54 साल के रिचर्ड भारत में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में काम किया और वर्तमान में मास्टर कार्ड के मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं। ओबामा प्रशासन के दौरान रिचर्ड वर्मा ने विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में भी काम किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को भुगतान के मामले में अब उन पर मुकदमा चलेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। स्टॉर्मी का आरोप है कि ट्रंप ने नेवादा में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान उन्हें अपने होटल रूम में बुलाया था। ट्रंप ने स्टॉर्मी को टीवी स्टार बनाने का वादा किया था। हालांकि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उनके प्रतिद्वंदी उन्हें रोकने के लिए फर्जी मामलों का सहारा ले रहे हैं। पोलैंड के लॉर्ड्स में बुखारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें नाटो के पूर्वी भाग के देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। इस पर पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक मध्य और पूर्वी यूरोप में सुरक्षा पर केंद्रित होगी। बुखारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन पोलैंड और रोमानिया के राष्ट्रपतियों की एक संयुक्त पहल है, जो नाटो के पूर्वी भाग पर 9 देशों बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी को एक साझा मंच प्रदान करता है। इजराइल में न्यायिक कानून को वापस लेने के बाद हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। तेल अवीव में सरकार के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया। इससे पहले विवादास्पद न्यायिक कानून सुधारों को लेकर लोगों की नाराजगी झेल रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कानूनों को अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। इजराइल के न्याय मंत्री यारिव लेविन ने इसी साल जनवरी के पहले सप्ताह में न्यायिक प्रणाली में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। फ्रांस में पेंशन सुधार के विरोध में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को भी बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच मध्य पेरिस में कूड़ेदानों को आग लगा दी गई। विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने के बावजूद सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया। वहीं 25 मार्च को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। सरकार ने विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने जहाजों के अधिग्रहण के लिए भारतीय पोत कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही उन्नत आकाश हथियार प्रणाली के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ और वेपन लोकेटर रडार स्वाति की खरीद के लिए भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बुलेटिन में आखिर में आपको छोड़ जाते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें हम रक्षा क्षेत्र में हुए इन अनुबंधों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को रक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा समर्थन मिला है। रक्षा मंत्रालय ने कल जहाजों के अधिग्रहण के लिए भारतीय पोत कंपनियों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। जानकारी के मुताबिक 19,600 करोड़ रुपए के इस सौदे के तहत 11 अगली पीढ़ी के गश्ती पोत और 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का अधिग्रहण किया जाएगा। इन 11 पोत में से 7 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाएगा और 4 को कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा तैयार किया जाएगा। 11 अगली पीढ़ी के गश्ती पोत के अधिग्रहण के लिए GSL और GRSE के साथ कुल 9,781 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन जहाजों के अधिग्रहण से भारतीय नौसेना को अपनी लड़ाकू क्षमता बनाए रखने और विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स वेसल्स के अधिग्रहण के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 9,805 करोड़ रुपए की लागत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स स्टील, हाई स्पीड और आक्रामक क्षमता वाले भारी हथियारों से लैस युद्ध पोत होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश हथियार प्रणाली और हथियारों का पता लगाने वाले रडार, वेपन लोकेटर रडार स्वाति मैदानी की खरीद के लिए 9,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
गौरतलब है कि आकाश हथियार प्रणाली एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। उन्नत आकाश हथियार प्रणाली की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी लागत 8,160 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं वेपन लोकेटर रडार स्वाति भी स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। ऐसे 12 रडार की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनकी लागत 990 करोड़ रुपए से अधिक है। स्वदेश निर्मित ये रडार मोटार और रॉकेट का पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL के साथ अगली पीढ़ी की समुद्री मोबाइल तटीय बैटरी और ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए 1700 करोड़ रुपए का करार किया है। BAPL भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जानकारों के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घरेलू उत्पादन को मजबूती देने की दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के रक्षा आयात में 2013 से 17 के मुकाबले 2018 से 22 में 11% की गिरावट की बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट DT न्यूज। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः आगामि पञ्चवर्षार्थं विदेशनीतेः घोषणां कृतवान्। वैश्विक व्यापारनीतेः अन्तर्गतं निर्यातं समेधितुं नवनीत्याम् अनेकानि महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि अत्र कृतानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः गान्धीनगरस्य मनसा नगरपालिकायाः विभिन्न विकास परियोजनानाम् उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रमयोः दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन सहभागं कृतवान्। कार्यक्रमे गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणं भूपेन्द्र पटेलं समेत्य अनेके गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। इंदौर मंदिर परिसरे दुर्घटनावशात् 35 जनाः मृताः, 16 जनाः च व्रणिताः अपि सूच्यन्ते। राष्ट्रियापत् प्रतीकारबलं राज्यापत् प्रतिकारबलेन सह साहाय्योद्धारकर्मणि तत्परतां प्रदर्श्यमानम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिद्वारा मृतपरिजनेभ्यः 1,02,000 राशेः अथ व्रणितेभ्यः 50,000 राशेः साहाय्यस्य घोषणा कृता अस्ति। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर दुर्घटना प्रकरणे व्रणितैः पीडितैः समं चिकित्सालये संवादं कृतवान्। तेन दुर्घटनाम् आलक्ष्य शोकः प्रकटितः। G20 इत्येतस्य समूहस्य भारतीयाध्यक्षतायाः अन्तर्गतं प्रथमं तावत् आपत्क्षति न्यूनीकरण कार्यसमूहस्य चर्चासत्रं गुजरातस्य गान्धीनगरे आयोज्यमानम् अस्ति। त्रिदिनात्मके अत्र उपवेशने 80तः अपि अधिकप्रतिनिधयः सहभागितां समाचरन्ति। आपदातः क्षतिं न्यूनीकर्तुं विचाराय एकं मञ्चं प्रददाति एतत् उपवेशनम्। G20 इत्येतस्य भारतीयाध्यक्षतायाः अन्तर्गतं चण्डीगढे अनुवर्तमानायाः कृषिकार्यसमूहस्य मन्त्रणायाः अद्य अन्तिमा तिथिः अस्ति। कृषिप्रतिनिधीनाम् उपवेशने अद्य सदस्यदेशाः विज्ञप्तिप्रारूपरचनार्थम् अवधारयन्ति। एषः कार्यक्रमः सदस्यदेशेभ्यः कृषिखाद्यसुरक्षायाः स्थायि भविष्यनिर्माणदिशायां कार्याचरणाय अवसरं प्रापयति। केरलस्य कुमारकोमस्थले G20 शेर्पा इत्येतेषां मन्त्रणायाः अद्य द्वितीयं दिनम् अस्ति। चतुर्दिनात्मके अत्र उपवेशने 20,000तः अपि अधिकं प्रतिनिधयः प्रतिभागितां समाचरन्ति। आर्थिक विकासात्मक प्राथमिकतया सममेव वैश्विक समाह्वान समाधाने अपि अत्र विचारः क्रियते। भारतस्य G20 शेर्पा इत्येतस्य मन्त्रणायाः नेतृत्वम् अमिताभ कान्तः करोति। अद्य इंदौर नगरात् शारजाह स्थलं यावत् विमानसेवा समारभते। सप्ताहे 3 दिनानि एव तत्र वैमानिकी सेवा उपलम्भयिष्यते। नागरिकोड्डयनमन्त्री ज्योतिरादित्यः सिन्धियाः अन्तर्जालमाध्यमेन विमानसेवां समारब्धवान्। नागरिकोड्डयनमन्त्री प्रतिपादितवान् यत् पूर्वं यत् इन्दौर नगरं 6 नगरैः एव संयोजितमासीत्, इदानीं 24 नगरैः समं साक्षात् संयुक्तम् अस्ति। दिल्ल्याः वजीरपुर क्षेत्रे निर्माणशालायाम् अद्य भीषणम् अग्निकाण्डं दुरापन्नम्। सूचनाप्राप्तेः सद्यः अनन्तरमेव अग्निशमनयानानि तत्र प्रेषितानि। सुरक्षादृशा तत्र निकटस्थाः निर्माणशालाः अपि रिक्तं कारिताः। साम्प्रतं यावत् दुर्घटनायां मृत्योः काचिदपि सूचना नास्ति।
IPL इत्यस्य षोडश संस्करणस्य अद्य प्रभृति आरम्भः जायते। अत्रान्तरे 10 दलानि 52 दिवसेषु 74 स्पर्धाः क्रीडिष्यन्ति। मे मासस्य 28 दिनाङ्के प्रतियोगितायाः एतस्याः विजेतृनिर्णयः भविष्यति। अद्य तावत् गुजरात टाइटन्स् अथ चेन्नई सुपर किंग्स् इत्येतयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा स्यात्। मैड्रिड मास्टर्स इत्येतस्यां बैडमिण्टन् प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडकद्वयेन प्रागुपान्त्यचक्रे प्रवेशः प्राप्तः। महिलैकलवर्गे PV सिन्धु इत्येषा अन्तिमाष्टकवर्गे प्रविष्टा। तत्रैव पुरुषैकलवर्गे साई प्रणीतं पराजित्य किदाम्बी श्रीकान्तः अपि प्रागुपान्त्यचक्रे प्रवेशं प्राप्तवान्। पैकेट हाथ धो के खोल हम सफर, नहीं तो यू माइट सफर। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC